जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस होगा। स्पेशल क्लास रहेगा द हिंदू का, तो जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे हमारे साथ, क्योंकि आज काफी मजा आएगा, है ना। बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी मजेदार सेशन रहेगा आज का। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज की क्लास। जल्दी से जुड़ जाइए सारे बच्चे हमारे साथ। अब देखते हैं, पहले हम लोग क्या वर्ड्स समझेंगे कुछ, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसको रीडिंग करेंगे। और साथ ही साथ आज मैं आपके लिए और भी चीज लाया हूं। और भी चीज मतलब जैसे आज आपके लिए मैं इडियम्स भी लाया हूं, इडियम्स भी डिस्कस करेंगे, तो काफी मजा आएगा आपको आज की क्लास में, अच्छा लगेगा काफी। तो देखते हैं, पहले सारे वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड हमारा जो आज है वो है पाई इन द स्काई। कौन सा वर्ड है, देखें, पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। मतलब ऐसा कुछ जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि होने की, बट वो होने वाला नहीं है। जैसे बोलेंगे हवा में काइंड ऑफ महल बनाने टाइप का, है ना। हवा में काइंड ऑफ महल बनाने टाइप को हम लोग कहते हैं क्या? पाई इन द स्काई। क्लियर है? तो पाई इन द स्काई मीन्स कि कुछ आप ऐसा प्लान बना रहे हैं जो पॉसिबल नहीं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या है? पाई इन द स्काई है। स्मृति सिंह, गुड मॉर्निंग डियर। जैसे अगर कोई इंसान कहे इंग्लिश में 50 मतलब सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो वो क्या है? पाई इन द स्काई की बात कर रहा है। यानी ऐसा प्लान जो अनलाइकली टू हैपन है, होने वाला नहीं है। नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर क्या होता है? अ प्लान दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। मतलब अगर आप सोचेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हरा दे, किसमें? टेस्ट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप एक नॉन स्टार्टर बात कर रहे हैं। नॉन स्टार्टर बात मतलब प्लान जो सक्सीड नहीं करेगा, इफेक्टिव नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये दो इडियम्स क्लियर हुए। पाई इन द स्काई, नॉन स्टार्टर। नेक्स्ट देन देखते हैं फिजिबिलिटी। तो क्लियर लिख दीजिएगा। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकेबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब वो चीज जो प्रैक्टिकल है, डुएबल है, मतलब जो करा जा सकता है, करना पॉसिबल है, उसको हम कहते हैं फिजिबल। यानी फिजिबल यानी प्रैक्टिकेबल, वर्केबिलिटी। अपोजिट में क्या होता है? इनप्रैक्टिकेबिलिटी होता है। क्लियर होगा? तो ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, फिजिबिलिटी। राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल क्या होता है? जैसे बोलते हैं कि ये होने की बिल्कुल संभावना थी, ऐसा होना ही था। जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट के साथ आपकी बार 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं हो पाए। ये राइटिंग ऑन द वॉल था, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोल लेते उनके मिनिस्टर्स, जिससे ये पूरा लिखा हुआ था दीवार पे साफ साफ कि हाँ ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो राइटिंग ऑन द वॉल क्या होता है? इनएविटेबल रिजल्ट, मतलब ऐसा रिजल्ट जो आप कह सकते थे कि मतलब ये होना ही है। लाइक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई लड़का था, वो वॉल पे हमेशा पिया पिया लिखता था अपने घर की। तो एक दिन पिटना ही था अपने पापा से, भाई पापा ने देख लिया एक दिन पिया लिखा है, कौन पिया है पता कर लिया सब। तो राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। तो राइटिंग ऑन द वॉल मतलब क्या होता है? क्लियर साइंस, मतलब ऐसे संकेत कि कुछ बुरा होने वाला है और वो होके रहता है। दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। जैसे हम बोलेंगे हमारे और आपके थॉट इन लाइन है, इन लाइन विद मतलब अलाइंड है, मतलब मेरी सोच और आपकी सोच में एक अकॉर्डेंस है, यानी एक तालमेल है। तो इन लाइन विद, इन अकॉर्डेंस विद होता है। कोई डाउट इसमें? देन इन लाइन विद, इन विच सेज,
इनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना। जैसे बी आर, मतलब जो हमारे द ग्रेट बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब क्या है, एक कल्पना करी थी जिसमें सब लोग बराबर होंगे, इक्वालिटी होगा, फ्रीडम होगा। तो इनविसेज मतलब क्या होता है, इमेजिन, है ना, कल्पना करना। एनविजन मतलब भी कल्पना करना, कंसीव मतलब भी कल्पना करना। तो एनविसेज मतलब होता है कल्पना करना। विजय, हेलो डियर। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही चीजें। एंटोनिम क्या होता है, अनदेखा करना, डिसरिगार्ड और इग्नोर। तो ये आपको अगर क्लियर हो गया यहां तक तो क्लियर लिख दीजिए। हम आखिरी के 4 वर्ड्स देखते हैं। स्मृति बेटा, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये सारे वर्ड यहां तक? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना, कम होना, रिड्यूस करना। तो इसके सिनोनिम होते हैं डाउन साइज, लेसन, डिक्रीज, ट्रंकेट। ये सब का मतलब होता है कम करना, कम होना। कर्टेल, डाउन साइज कम होना, लेसन कम होना, डिक्रीज कम होना, ट्रंकेट कम होना। इसके एंटोनिम में होता है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज मतलब भी होता है बढ़ाना, एनलार्ज मतलब भी बढ़ना, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ना। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बढ़ने से रिलेटेड रहता है, बढ़ना, बढ़ाना। कोई दिक्कत इसमें देन? अब आता है हमारा 8 वर्ड, डेफर। तो डेफर देखते, यहां तक कोई डाउट इसमें देन? अब डेफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना, टालना, पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब भी डिले करना होता है, टाल मटोल करना, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों कर, तब तक ना कर जब तक मेघा ना बरसों कर, है ना। तो इस टाइप का। पुट ऑफ, टालना, होल्ड, पोस्टपोन। इम्पीड, रुकावट डालना, किसी चीज को स्लो करना, रुकावट डाल के इम्पीड कहलाता है। प्रोलॉन्ग, लंबा खींचना। तो ये सारे वर्ड हो जाते हैं सिनोनिम ऑफ डेफर। एंटोनिम होता है तेज करना, एक्सपीडाइट और हेसन। क्लियर? तो आई होप आपको इस समझ में आएगा डेफर। अगर यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दीजिएगा। फिर हम लोग एडिटोरियल की रीडिंग करेंगे, प्लस इडियम्स पढ़ेंगे और वर्ड्स को रिवाइज भी करेंगे। क्लियर, प्राइम वन, वन, वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा मिलिटेट। मिलिटेट मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज बोल सकते हो या वे, मतलब किसी चीज के तुलना में जब वजन करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, तो मिलिटेट बोलते हैं। जनरली नेगेटिव सेंस में बोलते हैं कि ये हमारे अगेंस्ट काउंट करेगा, तो इट विल मिलिटेट अगेंस्ट अस। तो किसी चीज की तुलना में हम बताते हैं कि ये चीज हमारे नेगेटिव में जाती है, तो हम उसको मिलिटेट कहते हैं। इसमें कोई चीज कमजोर होगी दूसरे के तुलना में, अपोजिट में क्या होता है, रीइंफोर्स, सशक्त करना। तो इसमें हम कमजोर करने की बात करते हैं किसी चीज के अपोजिट में स्ट्रॉन्ग। अमित, क्लियर, वेरी गुड बेटा। अब आता है डी मार्केट, आखिरी शब्द, डी मार्केट। डी मार्केट मतलब होता है सीमाएं बांधना। क्या करना, सीमाएं बांधना, यानी रेखांतरित करना सीमाओं को, उसको कहते हैं डी मार्केट। इसका सिनोनिम होता है डिफरेंशिएट और डीलिमिट, है ना। जैसे बोलेंगे बाउंड्रीज डिमार्केटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमार्केट किया गया, यानी सीमाएं बांधी गई हैं। एंटोनिम होता है अटैच। अब इसमें हम डिसकनेक्ट करते हैं, डिटैच करते हैं, अपोजिट में अटैच और कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, 10th वर्ड भी क्लियर हो गया हो। और ये क्लियर हो गया है तो एक बार सारे बच्चे लिख दीजिए CL, ताकि फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इडियम्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यस सर, वेरी गुड। प्राइम वन मार्वल। अब आता है हमारा नेक्स्ट रीडिंग का समय आता है। तो पहले रीडिंग करते हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर रिवीजन भी करेंगे। अब देखिए ये है हमारा इडियम, जो मतलब ये है हमारा एडिटोरियल जो आया था वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो पाई इन द स्काई मतलब हवाई बातें, हवाई प्लान, है ना। तो ये हमारा पाई इन द स्काई मतलब था हवाई बातें। तो जैसे हवाई बातें कर दी हैं, है ना, कि एक नेशन एक इलेक्शन, अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल ऑन द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो जो हम एक साथ बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे एक हवाई बात है। द साइमल्टेनियस इलेक्शन आइडिया इज अ नॉन स्टार्टर, मतलब ये प्लान है जो फेल होगा। ऐसे ये प्लान जो बोल रहे वन नेशन वन इलेक्शन, ये सक्सीड होगा ही नहीं, ये नॉन स्टार्टर है। क्लियर है अमित? यस सर। विद इन विद द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये इसका शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया, ये इसका थीम हो गया। अब देखते हैं हम लोग, रीडिंग करते हैं, समझते हैं। विद द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग टू बिल्स इन द लोकसभा, यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो बिल इंट्रोड्यूस की लोकसभा में, किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए? द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। तो जो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, साथ साथ होने चाहिए, लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन दोनों साथ साथ होने चाहिए। तो स्टेज इज सेट फॉर पार्लियामेंट टू डिबेट। तो अब स्टेज बिल्कुल सेट हो गई है, मंच बिल्कुल सज चुका है बहसबाजी के लिए। टू डिबेट द फिजिबिलिटी, कि ये वर्क कर भी पाएगा, ये आइडिया काम भी कर पाएगा, और अदरवाइज ऑफ द आइडिया ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट कॉल्स वन नेशन वन इलेक्शन। यानी इस आइडिया पे और या उसकी फिजिबिलिटी पे डिबेट का समय आ चुका है, बहसबाजी तर्क वितर्क का समय आ चुका है। with the opposition pressing on a division of votes on the introduction of the bill। तो जब ऑपोजिशन पुट कर रही थी डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए, मतलब जो उसने मतलब बिल के फॉर में 198 मिले, बिल के खिलाफ में। The writing on the wall was clear, मतलब ये जो होना था वो तय था, निर्धारित था, निश्चित था। वह ये जो सरकार लाई ये प्लान मतलब काम करने वाला ही नहीं, मतलब पार्लियामेंट के हाउसेस से ही पास नहीं होने वाला। द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द 2/3 मेजोरिटी, तो सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू फैसिलिटेट साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो आसान किया जाए, मतलब कि फैसिलिटेट किया जाए, एक साथ साथ इलेक्शंस कराने की ये जो सोचे सुगम तरीके से करा लेंगे, इसके लिए उनके पास मैंडेट नहीं है, मतलब 2/3 मेजोरिटी नहीं है संविधान में ये जो संशोधन लाने के लिए। अ 39 मेंबर हाउस पैनल विल एग्जामिन द टू बिल। तो 39 मेंबर हाउस जो है, पैनल जो है, वो एग्जामिन करेगा इन दोनों बिल को। द कंटेंट in the bill themselves are in line with the recommendation of a committee headed by former president of India रामनाथ कोविंद। तो जो कंटेंट है, जो बिल में मतलब लेखा जोखा है, वो बिल्कुल मेल खाता है जो सुझाव दिए थे कमेटी, जिनके मुखिया थे हमारे श्री रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर सॉरी प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर वो हम गाली मारेंगे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना।
मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई है। अब दैट इनविसेज मतलब जिसमें उन्होंने कल्पना करी थी कि साइमल्टेनियस लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एज अ फर्स्ट स्टेप, मतलब कि जो है साथ साथ होगा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और जो आपका होता है लोकसभा का इलेक्शन यानी एमपी और एमएलए का, वो साथ साथ करने की कल्पना इन्होंने की थी। फॉलोड बाय म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 days ऑफ द जनरल इलेक्शन। तो जो जनरल इलेक्शन होता है उसके तुरंत ही बाद आपका म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस भी कराने का इनकी एक सोच या कल्पना थी कि ऐसा होगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा। फॉर द अमेंडमेंट्स टू कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शंस, मतलब ये अमेंडमेंट्स कि भाई म्युनिसिपल इलेक्शंस भी उसी समय हो जाएं, 100 दिन बाद हो जाएं जनरल इलेक्शंस के, दे वुड हैव टू बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली जो होती है, विधानसभा जो होती हैं, उनको मतलब क्या उनका हाफ मैंडेट चाहिए अगर हम जो है ये तब्दीलियां ये चेंजेस लाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं इनको अप्रूव कराना। रेटिफाइड मतलब क्या होता है, मंजूर कराना। मंजूर कराना पड़ेगा आपको लगभग हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली, आधी स्टेट असेंबलीज इनको माने। नेक्स्ट दिन, तो यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आई आपको, रीडिंग क्लियर हुआ, कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीक्स टू ऐड अ न्यू प्रोविजन दैट विल प्रोवाइड फॉर द टाइमलाइन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड एज पर द वर्डिंग इन द बिल दिस कुड हैपन ओनली इन 2034। तो सबको एक मतलब सेट करने के लिए, एक समन्वय में लाने के लिए सब टाइमलाइंस को, कि भाई जैसे अभी हमको पता है कुछ जगह इलेक्शन 2024 में, कहीं 2025 में, कहीं 2026 मतलब 2025 में, 2026 में, तो कोई एक प्रॉपर तालमेल नहीं, उसको लाने के लिए इन्होंने डेट रखी थी 2034 2034 एक टाइमलाइन होगा जब सब इक्वल में आ जाएंगे, अनलेस द लोकसभा टर्म्स प्रायर टू दैट आर curtailed फॉर सम रीजन। कि अगर लोकसभा के कुछ मतलब क्या होता है, कर्टेल हो जाता है, जैसे मतलब सरकार गिर जाती है अचानक से, तो उन्होंने टाइमलाइन रखी थी 2034, इस तक सब पूरा रीसेट हो जाएगा। ये हमारा मतलब बिल में लिखा गया था, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। अदर प्रोविजंस इको द कोविंद कमेटी रिकमेंडेशन। बाकी जो प्रोविजन है वो जोर देते हैं या वो एम्फसाइज करते हैं कोविंद जी के रिकमेंडेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टेट असेंबली गेट्स डिसॉल्व बिफोर 5 years, अगर स्टेट असेंबली 5 साल पहले ही मतलब डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, मतलब जो अपॉइंटेड डेट है उससे, तो द डेट फॉर सिंक्रोनाइजिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन fresh mid-term elections will be held by the new assembly will not have a fully 5-year term tenure। तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिर जाए या 2-3 साल में गिर जाए, तो अब जब दूसरा इलेक्शन होगा वो मिड टर्म इलेक्शन कहलाएगा। 2027 से इलेक्शन होगा और 2027 में जो मिड टर्म इलेक्शन होगा वो उसके लिए पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे, 2029 तक मिलेंगे या उस टाइम लिमिट तक बनेंगे जो सेट की गई है। तो इसलिए ये मतलब इसमें ये बोला गया है कि किसी भी सरकार को पूरा अपने को टाइम नहीं मिलेगा प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? जैसे मान लो यहां पर आपका है कि जैसे अपॉइंटेड डेट है, अपॉइंटेड डेट आपकी है मान लो 2024 अपॉइंटेड डेट, और बोला गया 2029 तक का मिला है मैंडेट, लेकिन बीच में सरकार गिर गई, तो 2027 में ही मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, उसको नाम देंगे मिड टर्म इलेक्शन का, और ये फिर 2029 तक बस काम करेगी, है ना। तो ये बोला गया इसमें। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वापस एडिटोरियल पे। तो यहां तक समझ में आया आप सबको कि क्या बोला जा रहा है एडिटोरियल में? गुड मॉर्निंग वैशाली, यहां तक क्लियर हो गया आपको? इट्स टेन्योर विल एंड 5 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, मतलब उसका जो टेन्योर है फिर उसकी अपॉइंटेड डेट से 5 years पर एंड करेगा। The bill provides the election commission the option to defer or not hold assembly election to a particular state, but the full term of that assembly will still coincide with that of the Lok Sabha election। तो हमारा जो
ये जो बिल है ये ताकत देगा भाई इलेक्शन कमीशन को, प्रोवाइड करेगा ऑप्शन की वो चाहे तो टाल सकते हैं या असेंबली इलेक्शंस ना कराएं किसी पर्टिकुलर स्टेट का फॉर द फुल टर्म ऑफ दैट असेंबली, पूरे फुल टर्म के लिए ना कराएं। विल स्टिल कोइंसाइड, ये फिर भी मतलब क्या है, मतलब एक तरीके से कोइंसाइड करेगा, मतलब कोइंसाइड एक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, अब विल कोइंसाइड टकराएगा, टकराएगा किससे टकराएगा, लोकसभा के इलेक्शन से। दीज प्रोविजंस आर एंटी फेडरल, मतलब ये एंटी फेडरल है, मतलब जो हमारा संघीय ढांचा है जिसमें एक स्टेट और सेंटर के बीच में क्या पावर का डिमार्केशन है कि भाई कुछ अधिकार सेंट्रल के पास है, कुछ अधिकार स्टेट के, ये उस ढांचे के खिलाफ जाता है, उस संघीय ढांचे के खिलाफ जाता है ये जो प्रोविजंस है। द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग मल्टीपल इलेक्शंस टू an assembly before the stipulated 5-year period also militates against the ostensible rationale provided for the idea of introducing simultaneous elections cost cutting। जो आइडिया दिया जा रहा है कंडक्ट करने का बिफोर द स्टिपुलेटेड 5-year पीरियड, मतलब कि जो 5 साल पूरा करने से पहले, ये इस चीज के खिलाफ जाता है जो रैशनल दिया गया है कि इससे कॉस्ट कटिंग होगा, पैसा बचे, बल्कि इससे कॉस्ट कटिंग क्या है, पैसा बढ़ जाएगा, तो ये इस रैशनल के खिलाफ जाता है, मिलिटेट करता है। ऑस्टेंसिबल मतलब जो प्रत्यक्ष रैशनल है ये उसके खिलाफ जाता है, कॉस्ट कटिंग के आइडिया के खिलाफ जाता है, बिकॉज जब आप सब सेट करोगे, तालमेल बिठाओगे, तो बल्कि कॉस्ट और ज्यादा ही बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म शेयरिंग पावर एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस इज टाइड टू, जो आइडिया है संघीय ढांचा का मतलब फेडरलिज्म का, शेयरिंग पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस यानी शासन के अलग अलग लेवल्स है उसमें पावर शेयर होना चाहिए। इज टाइड टू द एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंस है। एंड रोज डिमार्केटेड टू देम एंड इलेक्शंस आर अ वे फॉर वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर स्पेसिफिक कंसर्न, कि भाई इलेक्शन एक माध्यम होता है जिससे वो अपनी चिंता जताता है, वोटर अपनी जो भी चिंताएं हैं उनको व्यक्त करता है। रिलेटेड टू दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो अलग अलग जो सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पे, उनके ऊपर वो एक कंसर्न या चिंता जताता है या डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है बाय अपना वोट, है ना, बाय एज सबस्यूमिंग द इलेक्टोरल साइकिल्स इनटू वन टाइम, मतलब एक ही समय पर पूरी सारी इलेक्टोरल साइकिल को लाने से द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन हैज द पोटेंशियल टू डिमिनिश द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टायर, तो जो एक एक टायर का इंपॉर्टेंस है वो महत्व खत्म हो जाएगा अगर हम वन इलेक्शन कराएं एक साथ, which is also line in with centralizing tendencies of the बीजेपी एनडीए regime। तो वैसे ही बीजेपी एनडीए चाहती है कि सारी चीज सेंट्रलाइज हो जाए और ये उस आइडिया के साथ में जाएगा, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये होता है अलग अलग पैरामीटर या अलग अलग टायर पे जो हमारी वोटिंग होती है उसको क्या करेगा, कमजोर करेगा, मतलब उसको वीकेन करेगा उसके इम्पोर्टेंस को। दिस मेक्स इट इम्पेरेटिव, ये इम्पेरेटिव बना देता है, जरूरी बना देता है, क्या जरूरी बना देता है कि फॉर दोस कमिटेड टू फेडरलिज्म टू स्टेडफास्टली अपोज दिस आइडिया, कि इस आइडिया को बहुत दृढ़ता से अपोज करें, उनके लिए जो संघीय ढांचा बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई स्टेट को अपनी पावर रहे, सेंटर को अपनी पावर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए असेंबली को डोमिनेट करे स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर। तो इसको इसमें बिलीव करने वाले, इस संघीय ढांचा की सोच में रखने वाले कि स्टेट की भी पावर अपनी होनी चाहिए, सेंटर की भी, उनको इस आइडिया को अपोज करना चाहिए बहुत स्ट्रांगली और डिटरमिन तरीके से। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको ये पूरा एडिटोरियल वन नेशन वन इलेक्शन पे। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, एडियम्स थोड़े, और फिर रिवीजन करेंगे।
चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिर क्वेश्चंस इडियम फ्रेजेस पे, और फिर रिवीजन भी करेंगे हम लोग वर्ड्स का। तो देखिए यहाँ पर इडियम में पहला क्वेश्चन, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व क्या होगा इसका आंसर? जैसे आपके एग्जाम आता है तो आप अपनी सारी नस पे जोर लगा देते हैं क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, यानी आप किसी चीज में क्या करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। तो आंसर होगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रयास करना। डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो करेक्ट जाएगा हमारा फर्स्ट का। कोई डाउट इसमें? then अब आता है हमारा नेक्स्ट इडियम क्वेश्चन। देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स क्या होगा? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं जरूर इसको पॉज करिएगा, आंसर ट्राई करिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब क्या होता है? जैसे भाई डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा, और मरे हुए घोड़े को पीटेंगे, कोई फायदा है क्या? और मरे हुए घोड़े को पीटोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं वो दौड़ने लगेगा। तो अपनी एनर्जी क्या करो, वेस्ट कर रहे हो गलत चीज पे। तो वेस्टिंग एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, ये कहलाता है। अब देखो इडियम की खास बात क्या होती है, शब्द बाय शब्द आंसर नहीं होता। डेड हॉर्स है तो डेड हॉर्स से कोई रिलेटेड नहीं होगा। डॉग पीटना है तो पीटने से कोई रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा सी, सेकंड सी। थर्ड, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, जिसको बोलते हैं दुम दबाकर भाग जाना। तो हम लोग जैसे ही भाई निब्बा निब्बी घूम रहे थे, निब्बा ने अपने पापा को देखा, अब क्या करेंगे, दोनों दुम दबाकर भाग जाएंगे, एस्केप करेंगे। हाइड नहीं होता, इसमें छिपते नहीं, इसमें भागते हैं। तो क्लीन पेयर ऑफ हील्स में क्या होता है, दुम दबाकर भागना होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सबको? डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस क्या होता है? डाई वाइल इन सर्विस मतलब ड्यूटी करते करते समाप्त हो जाना, तो उसको कहते हैं टू डाई वाइल इन सर्विस, डाई इन हार्नेस। प्री मेडिटेटेड मतलब सोचा समझा हत्या, मतलब पहले से। लेकिन डाई इन हार्नेस का मतलब हत्या नहीं होता है, सर्विस करते वक्त मर जाना होता है। डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट भी नहीं होता है, टू बी टेकन बाय सरप्राइज भी नहीं होता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन उसके पहले लिख दो क्लियर, समझ में आ गया सब यहाँ तक? तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें। क्लियर, अमित, वेरी गुड। अब देखो फिफ्थ वाला आप लोग ट्राई करना, बताना इसका आंसर क्या होगा। टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट क्या होगा इसका आंसर? जैसे आप नेता लोग देखते हो, फेदर मतलब क्या होता है, पंख होता है, नेक्स्ट मतलब घोंसला। तो नेता लोग अपना घोंसला बनाते हैं, कैसे घोंसला बनाते हैं? 2 नंबर तरीके से, है ना, मतलब एक तरीके से इधर उधर से लूट पाट करके, है ना। खैर गलत बात है, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए ना, हम लोग की सोच गलत है। मतलब कह सकते हैं दिमाग लगा कर, है ना। तो मतलब जस्ट जोकिंग, तो आंसर होगा टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यानी बेईमानी से आगे बढ़ना। तो नेता लोग जानते हो, दे फेदर देयर नेस्ट। अब सिक्स्थ वाला ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर द अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। डॉक्टर मतलब यहाँ पर वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मतलब छेड़छाड़, टेम्पर करना। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करती हैं, अकाउंट्स में क्या है, छेड़छाड़ करती हैं। तो आंसर क्या होगा? मेक चेंजेस नहीं होता है, क्लियर भी नहीं होता है, वेरीफाई, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब क्या है, चेंजेस लाना, टू गेन एडवांटेज, है ना, मतलब टेम्पर करना जिससे आपको एडवांटेज मिले, को मैनिपुलेट कहते हैं। तो आंसर डी जाएगा इसका। अब सेवेंथ में आपको बताना है मेजर अप टू का। मेजर अप टू क्या होगा इसका आंसर? मेजर अप टू
शी कुड नॉट मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, रीच द लेवल, मेजर अप टू मतलब क्या, उस लेवल तक ना पहुंच पाना जिस लेवल तक कोई इंसान चाहता है। वर्क एज हार्ड मतलब मेहनत करना बहुत ज्यादा नहीं। अमाउंट को एसेस करना, संख्या को, मात्रा को नहीं। इंक्रीज हर हाइट नहीं, इसका आंसर रीच द लेवल होता है। मेजर अप टू मतलब रीच द लेवल। एट्थ, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। तो यहां हमें बताना है स्टोल द शो का बताना है। तो बताइए क्या होगा स्टोल द शो का। स्टोल द शो का क्या आंसर होगा। स्टोल द शो का मतलब चुराना नहीं होता है शो को, मतलब क्या होता है सबकी तारीफ जीत लेना, प्रशंसा जीत लेना। तो जो छोटी बच्ची थी अपने फ्लॉलेस त्रुटिहीन मतलब बिना कोई गलती किए ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आंसर होगा वन एवरीबॉडीज प्रेस। नाइन्थ क्वेश्चन, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। तो ऑन गुड टर्म्स का आंसर क्या होगा बताओ। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि नियमों का पालन करना, फ्रेंडली होना भी नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप शर्तें रखोगे पुलिस के आगे, नियमों को फॉलो करोगे, उनसे नहीं। उनके साथ क्या है, दोस्ताना बिहेवियर रहेगा, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई इस टाइप का रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती चलेगी पुलिस पुलिस और चोर की। तो इसको बोलते हैं हम लोग बस फ्रेंडली, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं टेंथ, जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का बताना है क्या होगा। तो टर्न डाउन मतलब क्या होता है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। इसलिए टर्न डाउन को हम लोग रिफ्यूज बोलते हैं, मना कर देना, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर लिख दीजिए एक बार सारे बच्चे। क्लियर अमित, वेरी गुड। क्लियर है ना। अब देखते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब क्या होता है, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नाइन्थ, ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स का मतलब क्या होता है, वॉज फ्रेंडली मतलब टू बी फ्रेंडली, मतलब किसी के साथ अच्छे टर्म्स होना, मतलब उसके साथ अच्छे संबंध होना है ना, फ्रेंडली होना उसके साथ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, स्टील द शो। तो स्टील द शो का मतलब क्या होता है कि किसी की प्रशंसा जीतना, यानी सब लोग आपकी तारीफ करें। तो वन एवरीबॉडीज प्रेस। क्लियर है। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सातवां वाला, मेजर अप टू। तो मेजर अप टू का मतलब क्या होता है, रीच द लेवल, उस लेवल को पहुंचना, उस लेवल को रीच करना। क्लियर है। तो ये भी हमें समझ में आ गया था। अब हमारे को आता है सिक्स, डॉक्टर द अकाउंट्स। अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब जो खाते होते हैं उनको मैनिपुलेट करना। डॉक्टर द अकाउंट्स, मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था फेदर वंस नेस्ट। तो फेदर वंस नेस्ट मतलब क्या होता है, अपना घोंसला भरना। कैसे भरना, गलत तरीके से, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे।
फिर वैशाली सिंह, क्लियर। अब आप लोग बताएंगे फिर आंसर। क्लियर है तो आप लोग बताएंगे नेक्स्ट वाला। अब तो रिवीजन भी कर लिया, अब तो फट से बता दोगे। डाई इन हार्नेस, क्या होना चाहिए इसका आंसर? अब ये सर पूछिए नहीं बस। डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस करते करते मर जाना। चलो कोई नहीं, नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तुम दबाकर भाग जाना, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड का। विनय जी, गुड मॉर्निंग विनय जी। क्या होगा इसका आंसर? टू एस्केप, तुम दबाकर भाग जाना, बी थर्ड। अब सेकंड, क्या मार्क क्या करोगे इसका आप लोग आंसर? तुक्का क्या लगाओगे? फ्लॉग अ डेड हॉर्स, क्या पढ़ा था हमने? मरे हुए घोड़े को पीटना। मरे हुए घोड़े को पीटना मतलब क्या? अपनी एनर्जी वेस्ट करना गलत जगह पे। तो वेस्ट एनर्जी, जैसे पाकिस्तान वेस्ट करता है अपनी एनर्जी किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर वेस्ट करता रहता है, तो वेस्ट द एनर्जी। हेलो एंजल प्रिया, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंजल एंजल एंजल। नेक्स्ट देन, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, बताओ क्या होगा भैया इसका? टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, टू मेक मैक्सिमम एफर्ट, अपनी सारी नसें लगा देते हो, दिमाग लगा देते हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। तो यहां तक बेहतरीन तरह से रिवाइज भी कर लिया, दो दो बार पढ़ ली एक चीज। अब हम लोग डी मार्केट। डी मार्केट क्या होता है? रेखाएं बांधना, डिफरेंशिएट करना, डीलिमिट करना। डीलिमिट, डीलिमिट इसका स्पेलिंग डीलिमिट है, ठीक है, ठीक कर लेना डीलिमिट। अटैच और कनेक्ट इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा मिलिटेट, किसी चीज के खिलाफ होना, कमजोर करना किसी चीज को, किसी चीज के खिलाफ जाना। चार्ज, वे, काउंट, अपोजिट, रीइंफोर्स। डिफर, टालना, प्रोक्रेस्टिनेट, पुट ऑफ, होल्ड, पोस्टपोन, इम्पीड, प्रोलॉन्ग। एंटोनिम एक्सपीडाइट और हेस्टेन। कर्टेल, कम करना, रेड्यूस करना, डाउन साइज, लेसन, डिक्रीज, ट्रंकेट। एंटोनिम बढ़ाना, एम्पलीफाई, इंक्रीज, एनलार्ज, एक्सटेंड। एनविसेज, कल्पना करना, इमेजिन, इनविजन, कंसीव। अपोजिट, डिसरिगार्ड, इग्नोर। इन अलाइन, इन लाइन विद, इन अकॉर्डेंस विद, मतलब के अनुसार होना। इन लाइन विद, इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार होना, ये समन्वय में होना। राइटिंग ऑन द वॉल, क्लियर साइंस दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन, मतलब जो पता हो कि ये बुरी चीज होने वाली है, राइटिंग ऑन द वॉल। फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, वर्केबिलिटी। एंटोनिम अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। नॉन स्टार्टर, अ प्लान दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब ऐसा प्लान जो सफल नहीं होगा, नॉन स्टार्टर। पाई इन द स्काई, समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, कुछ ऐसा कल्पना करना जो होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है, हवाई महल कुछ टाइप का। तो इसी के साथ हमारा पूरा रिवीजन भी हो गया, सब पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया मैंने। थोड़ा सा आज मजा कम आया होगा क्योंकि बच्चे देखिए, जब तक इंटरेक्टिव नहीं होता मजा नहीं आता है।
क्वेश्चंस लाएं लेकिन आंसर देने वाले भी होने चाहिए। एनीवेज कोई बात नहीं, जो लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो इसको ट्राई कर लीजिएगा, वर्ड्स के नोट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा वोकेबलरी की, जो एडिटोरियल की वोकेबलरी होती है बोरिंग होती है लेकिन इम्पोर्टेंट होती है ना, तो ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं करते कि मज़ा नहीं, बोरिंग लगता है। देखिए बोरिंग इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता है, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करी जाती है, बोरिंग इंटरेस्टिंग के लिए पढ़ाई नहीं करी जाती है ना। मेहनत करिए ऐसे ही, है ना, आगे बढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।